आज एक ऐसे अपराधी की बात करेंगे जिससे अपराध के सारे गुण सीखे, यानी अपने गुरु साटम को ही थप्पड़ मार दिया था। अंडरवर्ल्ड का यह अपराधी इतना शातिर और चालाक था कि 4 राज्यों की पुलिस को इसने खूब चकाया। इसे पकड़ने के लिए 4 राज्यों की पुलिस को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा, बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ी। नमस्कार क्राइम पेट्रोल फैमिली, मैं आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। आज जिस अपराधी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सुरेश मानचेकर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वो समय था जब दाऊद और पठान गैंग की आपस में ठनी हुई थी। वहीं गुरु साटम और अमर नायक जैसे लोगों का अपने अपने एरिया में खासा दबदबा था। इसी दौरान शिवडी और परेल के बीच के इलाके में नया नाम उठना शुरू हुआ, सुरेश मानचेकर का। कहते हैं कि क्राइम की दुनिया में दिमाग चलाना काफ़ी नहीं होता, उसके लिए अच्छी किस्मत भी ज़रूरी होती है जो तुम्हें अपने दुश्मन और पुलिस की गोली से बचा सके। सुरेश मानचेकर के साथ यही था। इसका दिमाग तो काफ़ी तेज था लेकिन किस्मत शायद उतनी अच्छी नहीं थी। इसने काफ़ी लंबे समय तक मुंबई के लोगों के अंदर अपना खौफ बनाए रखा, यहाँ तक कि अपने तेज दिमाग की बदौलत पुलिस ने इसका 21 साल तक पीछा किया। ऐसा भी नहीं था कि कभी ये पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, कई बार सलाखों के पीछे भी गया, लेकिन जेल से निकलते ही फिर वही बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाता था। सुरेश मानचेकर का जन्म मुंबई के महर्षि दयानंद कॉलेज के पास खटमट कॉलोनी में हुआ था। सुरेश के पिता टेक्सटाइल वर्कर थे। दत्ता सामंत ने जो मुंबई कपड़ा मिल में स्ट्राइक कराई थी, उस वक्त स्ट्राइक के चलते 3 लाख से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। काम की तलाश में युवा इधर उधर भटक रहे थे। सुरेश मानचेकर 6ठी कक्षा तक तो म्यूनसिपालिटी स्कूल में पढ़ा। जल्दी ही वह स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है और गैराज में छोटे मोटे काम करने लगता है। उसका गलत लोगों की संगत में उठना बैठना हो गया था। जहां मानचेकर रहा करता था उस एरिया में उत्तर प्रदेश का एक बदमाश जनार्दन उर्फ जाना भैया का दबदबा हुआ करता था। मानचेकर जनार्दन भैया को अपना गुरु मानने लगता है। सुरेश मानचेकर ने बहुत कुछ सीखा था। 1982 में मानचेकर ने क्राइम की दुनिया में पूरी तरह कदम रख दिया था। उसने अपने एरिया में हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, मारपीट और दादागिरी करनी शुरू कर दी थी। काला चौकी, परेल और नागपाड़ा के कुछ एरिया में सुरेश मानचेकर इन कामों को कर रहा था। बेरोजगार यंगस्टर जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल थी, उनका साथ इसे मिल चुका था और इन्हीं की बदौलत अब उसने अपनी खुद की गैंग बनाई। क्राइम के धंधों को आगे तक ले जाने के लिए सुरेश को परेल गांव के गुरु साटम से दोस्ती करता है। अब सुरेश के 2 ग्रुप बन गए थे, पहला जनार्दन भैया और दूसरा गुरु साटम। 1988 में मानचेकर गुरु साटम से पूरी तरह जुड़ गया। वह अपने आप को गुरु साटम से कम नहीं समझता था। गुरु साटम एक एक्सपीरियंस क्रिमिनल था और उसे अपनी गैंग में ऐसे युवाओं की जरूरत होती थी जो उसके एक बोल पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। गुरु साटम ने यह देखते हुए मानचेकर से हाथ मिलाया कि इसके पास यंग लड़कों की फौज है जो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। तभी 1989 में शिरडी में हफ्ते को लेकर शिवसेना के शाखा प्रमुख विनायक वेबल और मानचेकर का झगड़ा होता है। अब यह झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मानचेकर ने उसका कत्ल तक कर दिया। अब मरने वाला शिवसेना का प्रमुख था तो बवाल होना तय था। वहीं दूसरी ओर इस हत्या के बाद सुरेश का नाम अंडरवर्ल्ड के गलियारों में तेजी से फैलने लगा। सुरेश के नाम को देखकर गुरु साटम भी चौकन्ना हो गया और यह बात सब जानते थे कि सुरेश ने जिसको मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं था। सुरेश की तेजी को देखकर गुरु साटम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक दिन दोनों बैठकर जब शराब पी रहे थे तो दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं होने लगती है। नशे में सुरेश मानचेकर भूल गया था कि वह गुरु साटम के सामने जूनियर है। मानचेकर ने गुरु साटम को थप्पड़ जड़ दी। अब गुरु साटम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे पता था कि उसकी एक हरकत इस मामले को तगड़ी हवा दे सकती है और साटम ये नहीं चाहता था। लेकिन उसके अंदर इस बात का बेहद गुस्सा था और वो हर हाल में सुरेश से इसका बदला लेना चाहता था। अब ये बात सुरेश मानचेकर को पता चल जाती है कि गुरु साटम उसे कभी भी मार सकता है, तो सुरेश मुंबई छोड़कर थाना में चला जाता है। लेकिन यहां आने के बाद भी उसने शांति से बैठना उचित नहीं समझा। यह वो समय था जब डोंबिवली कल्याण एरिया डेवलप हो रहा था। सुरेश यहां के बिल्डर से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करनी शुरू कर देता है। बताया जाता है कि 1989 में शिवसेना के विनायक मामला कत्ल में
सुरेश मानचेकर को कल्याण जेल में भेज दिया गया था। जेल में उसकी मुलाकात थाना कल्याण के बदमाशों से हुई और उनसे दोस्ती हो जाती है। मानचेकर ने जेल में बंद गैंगस्टरों को पैसों से उनकी मदद की और उनके बदमाशों को जेल से बाहर निकलवाया। अब बाहर आने के बाद खाना डोंगरी वाली कल्याण एरिया में उनको रहने की जगह भी दी, काम दिलवाया, सारी चीज़ मतलब पूरी जो तमाम सुविधाएं थी वो उसको सभी बदमाशों को मुहैया कराई गई। और जब इसके बाद मानचेकर जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसकी एक खुद की गैंग पूरी तरह से तैयार मिली, बनी बनाई मिली। उसकी गैंग में 60 से 70 नौजवान थे। उनकी मदद के लिए मानचेकर भी हमेशा तैयार रहता था। और सुरेश की खास बात थी जो बाकी गैंग लीडरों से उसे अलग करती थी, वो थी कि वो अपने गैंग के लोगों की पैसों से तो मदद करता ही था, साथ ही अगर कोई बड़ी दिक्कत होती थी तो गैंग को भेजने की बजाय खुद आगे खड़ा हो जाया करता था। अब इसी को देखते हुए उसकी गैंग के लोग उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। मानचेकर थाना का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। उसने अपनी बहुत बड़ी गैंग बना ली थी। 4 साल थाना पुलिस महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और गोवा में उसे ढूंढती रही। 52 लोग ऐसे थे जो मानचेकर की गैंग के थे और मानचेकर समेत इन सभी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। एक बार मानचेकर के कुछ लोग डोंगरी वाली कल्याण एरिया में एक बड़े बिल्डर से पैसा लेने जाते हैं, मगर उस बिल्डर ने वहां दूसरी गैंग के बदमाशों को पहले ही बुला रखा था। अब बदमाशों के दोनों ग्रुप में वहां लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और मानचेकर के सभी लोग जख्मी हो जाते हैं और एक व्यक्ति को ज्यादा चोटें आती हैं। मानचेकर के आदमी अपने साथी को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर दीपक शेट्टी के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर शेट्टी ने उसकी चोट को देखा और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये एक पुलिस केस था और भर्ती करने से पहले पुलिस को इसकी सूचना देनी जरूरी थी। अब यहाँ दिक्कत थी कि वो सब क्रिमिनल थे और पुलिस में जाना मतलब जेल में जिंदगी काटना। अब इसे लेकर मानचेकर के लोगों का डॉक्टर से झगड़ा हो जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर भी अपनी बात पर खड़ा रहता है और बदमाशों को उसे बिना पुलिस में शिकायत किए हुए भर्ती करने से मना कर देता है। बदमाशों ने डॉक्टर को यह भी धमकी दी कि वो मानचेकर के आदमी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं माना। तब मानचेकर के आदमी डॉक्टर को गाली और धमकी देकर हॉस्पिटल से अपने साथी को लेकर चले जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर के साथ मानचेकर ने क्या किया, गुरु साटम ने खुद को लगे थप्पड़ का बदला कैसे लिया, ये सब आपको बताएंगे इसके अगले पार्ट यानी पार्ट 2 में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं ये स्टोरी आपको कैसी लगी। और जल्दी ही इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।